Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी बजट कंस्ट्रेंट की सेकंड क्लास है जो मैंने पिछले क्लास में मेंशन कर दिया था। आप लोग भी लिखिए क्लास नंबर 2। और आज की क्लास का भी टॉपिक कुछ हद तक मैंने पिछले क्लास में डिसाइड कर दिया था, और वो ये था कि जितनी मैंने बातें पिछले क्लास में करी थी, अब डिस्कशन को कुछ आगे ले जाने का वक्त आ चुका है। अब हम उन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स हमारे बजट लाइन के स्लोप को क्या करेगा, चेंज करेगा। बजट लाइन के स्लोप को चेंज करेगा या उसको किंक, उस पर शार्प बेंडिंग कर देगा। तो आज के क्लास का टॉपिक होगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बजट लाइन के स्लोप को क्या करता है, चेंज करता है। फैक्टर्स चेंजिंग द स्लोप ऑफ बजट लाइन। कौन कौन से फैक्टर्स आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बजट लाइन के स्लोप को चेंज करते हैं। कुछ जनरल फैक्टर्स हैं जो मैं यहाँ पे करा दूंगा। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो क्लास के साथ डिस्कस, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करते करते डिस्कस होते रहेंगे। सर, स्लोप चेंज से आपका क्या मतलब है, बता देता हूँ लो जल्दी से। स्लोप चेंज से मेरा मतलब है कि अगर ये आपका बजट लाइन इस तरह का है तो बजट लाइन ऐसा हो जाना, या बजट लाइन का स्टीपर हो जाना। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, एक ही बजट लाइन में क्या हो जाए, स्लोप डिफरेंट डिफरेंट हो जाना। यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे चेंज कर रहा है स्लोप, इसको बोलते हैं क्या, किंक। किंक मतलब होता है शार्प बेंडिंग। किंक की वजह से स्लोप क्या हो सकता है, शार्पली, इमीडिएटली चेंज हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे बजट लाइन के स्लोप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर स्लोप यहाँ से यहाँ जाता है तो ये फ्लैटर हो रहा है। अगर स्लोप इधर आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, स्टीपर हो रहा है। ये भी क्या है, ये फ्लैटर है, और ये क्या है, स्टीपर है। स्लोप को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, रेशियो ऑफ द प्राइस, दैट इज P1/P2, इसका इस्तेमाल करते हैं। स्लोप को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 भी बोलते हैं। इसलिए स्लोप ये भी होता है x2/x1। मैंने अभी एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखा है, माइनस साइन तो आप लगा दीजिए, आपकी मर्जी है, एब्सोल्यूट टर्म्स में। राइट सर। आइए, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे स्लोप को चेंज करता है। उसमें सबसे पहला फैक्टर्स आप लिखिए क्या, क्वांटिटी टैक्स। सबसे पहला फैक्टर लिखिए क्वांटिटी टैक्स। लिखिए हेडिंग क्या लिखेंगे, क्वांटिटी टैक्स, सबसे पहला फैक्टर्स। क्वांटिटी टैक्स। दूसरा फैक्टर लिखिए क्वांटिटी टैक्स के बाद वैल्यू टैक्स। और तीसरा फैक्टर लिखिए लमसम टैक्स। लेकिन मैं टैक्स के बारे में कुछ ज़्यादा बोलूँगा। ऐसा नहीं कि टैक्स के बारे में सीधा लिया और कर दिया काम को, कुछ ज़्यादा बोलूँगा। थोड़ी सी बात, थोड़ी छोटी सी जानकारी, बच्चों वाली जानकारी मैं देता हूँ आपको। टैक्स ना दो तरह के होते हैं। हालांकि टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रीम है, काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, काफ़ी रेपुटेड सब्जेक्ट है। टैक्स दो तरह होते हैं। एक क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यस सर। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो आपके इनकम के ऊपर लगते हैं, इसलिए इसको इनकम टैक्स भी कहते हैं। मैं मानता हूँ कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम जान लेंगे ना तो क्या होगा कि हमारे लिए ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो सेल और परचेज,
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। आज के ज़माने में इसको हम जीएसटी भी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जरूर आपने सुन रखा होगा। इनकम टैक्स बंदे के इनकम पे लगता है, जो भी इनकम कमाते हैं आप उस पे लगता है। इनकम टैक्स बंदों के इनकम पे लगता है। इनकम क्या हो सकता है? आपकी सैलरी है, आपकी इनकम। आप बिजनेस से कमाते तो वहाँ प्रॉफिट है, आपकी इनकम। आप अगर मान लो कहीं से गिफ्ट विफ्ट कुछ मिल जाता है तो अदर सोर्सेज की इनकम होती है, बहुत तरह की इनकम्स होती है, लेकिन अल्टीमेटली सारे इनकम है। उस इनकम के ऊपर टैक्स, इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगता है तो आप एम से डिनोट करते हैं इनकम को, उसमें से क्या होगा? इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो आपका इनकम क्या होगा? एम डैश हो जाएगा। बजट लाइन में ध्यान सुनिएगा, बजट लाइन की बात करें, ये बजट लाइन है। हमारे प्राइस पे कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे इनकम पे चेंज हुआ है। इनकम हमारी जो भी थी उसके हिसाब से मैंने बजट लाइन ए भी बनाया। अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, तो आप बोलिए मुझे अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, इनकम रिड्यूस कर गया है टैक्स की वजह से, तो बताओ बजट लाइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप सब जानते हो, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर, लेफ्ट वर्ड पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट वर्ड पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा। बहुत अच्छी बात, क्योंकि हमारे इनकम पे फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर मैं आपको ये जीएसटी की बात करूं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी बात करूं, तो इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको दो तरीके से गवर्नमेंट चार्ज करती है, कर सकती है, बहुत मेथड हो सकते हैं। एक होता है क्वांटिटी टैक्स, एक होता है आपको वैल्यू टैक्स। वैल्यू टैक्स को हम और भी एक नाम से लिखते हैं, एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स एक ही बात, दोनों नाम एक ही है। चाहे आप एड वैलोरम बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, आप वैल्यू टैक्स बोल दीजिए, एक ही बात। इसको वैल्यू टैक्स भी बोल सकते हैं, इसको एड वैलोरम भी बोल सकते हैं। एक मिनट, एड वैलोरम टैक्स, ADVALOREM, एड वैलोरम टैक्स। सर क्या फ़र्क है दोनों में? मैं समझाता हूँ, सुनो। मान लीजिए कि आप कोई क्वांटिटी परचेज करते हैं 1 यूनिट, उसके ऊपर टैक्स है T। 2 यूनिट परचेज किया, उसके ऊपर टैक्स हो गया 2T। 3 यूनिट परचेज किया, उसके ऊपर टैक्स हो गया 3T। ये हो गया आपको क्वांटिटी टैक्स। लेकिन मान लीजिए 1 यूनिट परचेज करते हैं, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज़, रुपीज़ 100, इसके ऊपर टैक्स है 10%। तो ये 10% किसके ऊपर है? जल्दी बताइए, 10% किसके ऊपर है? 100 के ऊपर है। तो ये 100 क्या है? 100 को हम बोलते हैं वैल्यू। तो वैल्यू के ऊपर टैक्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? वैल्यू टैक्स बोलते हैं। वैल्यू के ऊपर टैक्स है। जैसे मान लो 100 में क्या करेंगे, 100 का 10% प्लस कर देंगे, 100 इंटू 100 का 10%। तो ये क्या हो जाएगा? 100 अगर बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या आपको? 1 + 10%। अगर मैं ऐसा कहूँ, 100 को बोल दूँ प्राइस और 1 को 1 रहने दो, 10% क्या बोल दूँ? टैक्स रेट। तो ये भी कह सकते हैं इसको। आप लिखते जाइए बच्चों, प्राइस इंटू 1 + T। छोटी छोटी बातें, लेकिन लिखते जाओ ना। है तो आसान बातें, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार डिस्कशन करने वाला चीज़ जरूर है। लिख लिया? लिख लिया यहाँ तक? जल्दी बताइए। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अगर 1 यूनिट है उसके ऊपर टैक्स T है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ जितनी प्राइस होगी उसमें क्या होगा? टैक्स बढ़ जाएगा ना उसका। टैक्स उससे क्या, क्वांटिटी से क्या होगी? टैक्स बढ़ जाएगी। तो P + T हो जाएगा उसका वैल्यू। जो प्राइस था उसमें टैक्स प्लस हो जाएगा। यहाँ मैंने कोई परसेंटेज निकालने की कोशिश नहीं करी, मैंने सीधे प्राइस में क्या किया? टैक्स प्लस कर दिया। क्योंकि यहाँ टैक्स प्राइस का परसेंटेज नहीं है, टैक्स यूनिट के हिसाब से। 1 यूनिट की प्राइस अगर P है, उसमें टैक्स अगर T है, तो हमने क्या किया? प्लस कर दिया। आपने क्या देखा कि चाहे हमारी प्राइस पहले क्या रही हो? P रही हो,
अब वो बढ़ के क्या हो गया, P प्लस टी हो गया। यह हमारी प्राइस पहले क्या थी, प्राइस हमारे पहले P थी, यस, और वो प्राइस बढ़ के क्या हो गया, P इंटू 1 + T। दोनों में क्या फ़र्क है, ये इसको बोलते हैं क्वांटिटी टैक्स, क्योंकि ये पर यूनिट के हिसाब था। इसको बोलते हैं वैल्यू टैक्स, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड था। क्या बात है, कुछ पूछना है, यहाँ तक पूछ लीजिए पहले। इसमें पूछने लायक बनता क्या, मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ पूछने लायक नहीं बनता है। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली प्राइस बढ़ गया, यहाँ भी प्राइस बढ़ गया। अगर मैं स्लोप के टर्म्स में देखूँ तो स्लोप पहले क्या रहा होगा, स्लोप पहले रहा होगा P1/P2। मान लो मैं अभी P2 की P1 की बात कर रहा हूँ, पहले रहा होगा P1/P2। अब ये क्या हो गया होगा, अब ये होगा P1 + T/P2। मान गए। अब आपको सिंबल लगाना कि बढ़ा कि घटा है, स्लोप बढ़ गया या घट गया, स्लोप बढ़ गया। पहले यहाँ क्या रहा होगा, P1/P2, यस सर। अब स्लोप क्या हो गया होगा, P इंटू 1 + R/P2। अब आप बताइए स्लोप बढ़ा या घटा, स्लोप सर बढ़ गया, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। अभी मैंने डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया, पॉसिबली डिनोमिनेटर में भी चेंज हो सकता है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में चेंज होगा तो फिर बात थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, अभी बताएंगे आपको उसके बारे में। क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट होगा। आप समझो ना, मैं बता रहा हूँ, ये P1/P2 है। मुझे बताओ एक चीज़, अगर P1 बढ़ता है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप बढ़ता है। अगर P2 बढ़ता है तो क्या होता है, तो स्लोप डिक्रीज करेगा। यही बात है। अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, P1 इंक्रीज कर रहा है, सॉरी उल्टा कर दूं, P1 डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और P2 इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एंड सो ऑन। आप समझते हैं ना इन बातों को, कोई बड़ी बात नहीं है ये। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, न्यूमरेटर घटेगा तो स्लोप घटेगा। इसका अपोजिट होगा डिनोमिनेटर के साथ। अगर ज़्यादा खींचेंगे इसका मतलब 10th क्लास में ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है मुझे। यस सर, समझ गए। तो मैंने टैक्स के बारे में जितनी जानकारी दी वो जानकारी ठीक था, एडिशनल था, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, बताओ क्या हुआ अल्टीमेटली। कौन सा बच्चा बोलना चाहता है, अल्टीमेटली हुआ क्या। चाहे टैक्स वैल्यू हो या टैक्स क्वांटिटी हो, अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे प्राइस पे उसका पॉजिटिव फैक्टर, प्राइस बढ़ गया हमारा। प्राइस बढ़ गया तो अल्टीमेटली स्लोप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मुझे स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखना था। यस सर। अब अगर मैंने यहाँ पे आपको इसके बारे में बात कर ली तो यहाँ लगे हाथ में क्या करता हूँ, सब्सिडी के बारे में ही बात कर लेता हूँ। किसके बारे में, सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी बारे में यही डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। अब लिखिए सब्सिडी बारे में। यस सर, बोलिए। दोनों में चेंज होगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि P1/P2 है। चलो, क्या हो रहा है कि P1 से क्या हो रहा है, इसके बढ़ने से प्राइस क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, P1 के बढ़ने से स्लोप बढ़ रहा है। आप कहोगे कि सर P2 अगर मान लो बढ़े तो स्लोप क्या घटेगा। तो ये स्लोप को बढ़ा रहा है और ये स्लोप को घटा रहा है, तो नेट रिजल्ट में क्या होगा ये मैं अभी कैसे बता सकता हूँ। ये सिचुएशन तो तब हो गया जब मेरे पास क्या होंगे, डेटा होंगे। इसको अभी कुछ रिजल्टेंट नहीं कहा जा सकता है। ये तो अल्टीमेटली देखा जाएगा कि दोनों में से कौन पावरफुल है, वो रिजल्ट आएगा। अगर एक स्लोप को बढ़ा रहा है और दूसरे स्लोप को क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो देखना पड़ेगा कि कौन पावरफुल है। इसलिए अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मान गए बात को, जब तक डेटा नहीं होता तो कुछ नहीं कह सकते। यस सर। जब मैंने टैक्स के बारे में बात कर ली तो अब यहाँ पे वक्त आ चुका है कि साथ साथ किसके बारे में बात कर लें, हम सब्सिडी बारे में बात कर लें। इनके लिटरल मीनिंग्स को समझते जाइए, क्योंकि ये सब जो वर्ड है ये सब एग्जाम में नहीं आएंगे कि एड वैलोरम टैक्स क्या होता है या एड वैलोरम सब्सिडी क्या होता है, वैल्यू टैक्स क्या होता है, ये नहीं आएंगे। इनका मीनिंग क्लियर रहेगा तो इसके हेल्प से आप सवाल कर पाएंगे और एग्जाम में सवाल ही आएंगे। ये थ्योरी लिखने नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। और ये थ्योरी आता तो फिर ये इंट्रोडक्टरी हो जाता। आएगा सब क्या, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सब्सिडी की। लिखिए सब्सिडी। सब्सिडी पे ज़्यादा बात नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब टैक्स के बारे में बात होगी तो सब्सिडी बारे में बात आराम से हो सकती है। ये भी क्या हो सकता है, क्वांटिटी सब्सिडी, क्या हो सकता है, वैल्यू सब्सिडी,
और क्या हो सकता है लमसम सब्सिडी। क्या जी बच्चे, लमसम सब्सिडी। क्वांटिटी सब्सिडी बताओ, क्वांटिटी टैक्स क्या था, P1 प्लस टी था ना, तो यहाँ कर देंगे P1 माइनस एस अपॉन P2। टैक्स मैंने प्लस किया था, सब्सिडी क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि सब्सिडी देने से ओवरऑल प्राइस पे क्या असर पड़ता है, प्राइस रिड्यूस कर जाता है। अननेसेसरी खींचना है बात तो मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं खींचूंगा। मैंने वैल्यू टैक्स क्या लिखा था, P1 इंटू 1 प्लस टी किया था, यहाँ क्या कर देंगे P1 इंटू 1 माइनस एस अपॉन कर देंगे P2। वेरी गुड। अगर लमसम सब्सिडी देंगे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी घटेगी बताइए, लमसम सब्सिडी से हमारी वैल्यू, पहले ये लिख लो, वैल्यू सब्सिडी को एड वैलोरम भी बोलते हैं, एड वैलोरम सब्सिडी भी बोलते हैं। अब बताइए कि आप लमसम सब्सिडी से हमारी इनकम बढ़ेगी घटेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, सब्सिडी से इनकम बढ़ जाती है तो हमारा बजट लाइन क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा पैरेलली, प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ तक की बातों पहले आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। लिख लीजिए यहाँ तक की बातों को, लिख लिया यहाँ तक, बोलो जी। हाँ बच्चों लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तब तो किसी को कुछ पूछना तो पूछ भी लो, कुछ नहीं पूछना होगा क्योंकि मैंने, लमसम सब्सिडी क्या होता है, कैसी बात करते हैं। चलो लमसम सब्सिडी का एग्जांपल देता हूँ, सुनो। आप बच्चे अभी थोड़ा छोटे होंगे तब, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है समझ में आ जाए। पहले के ज़माने में क्या होता था, यूपीए गवर्नमेंट में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उस वक्त सिलेंडर पे ना सब्सिडी होती थी। सिलेंडर अगर आपके घर पे आता था तो आप उस सिलेंडर की प्राइस अगर 1000 होती थी तो आपको सिर्फ 500 पे करना पड़ता था। एग्जाम्पल ले लो, मान गए। और 500 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देता था पर सिलेंडर पे, तो वो हो गया था क्वांटिटी सब्सिडी, क्योंकि प्राइस आपकी कम हो गई। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के में क्या होता था कि आपका प्राइस अगर सिलेंडर का 1000 था, एक सिलेंडर पे 500 की सब्सिडी मिल गई तो प्राइस कितना, 500 ही पड़ गया आपके लिए। यस सर। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, उसने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि आप 100 रुपीज़ 1000 का सिलेंडर 1000 में परचेज करो, और हम क्या करेंगे, आपको सब्सिडी क्या करेंगे, आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। जो 500 रुपये आपके अकाउंट में जमा कर देंगे, तो क्या होगा कि आपके घर पे अगर सिलेंडर लेके कोई आएगा तो आपको 1000 के 1000 पे करने होंगे, और कुछ दिन बाद क्या होंगे कि आपके अकाउंट में 500 रुपये आ जाएगा। तो नेट इफेक्ट में आपका क्या हुआ, 500 ही लगा। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में आपकी क्वांटिटी सब्सिडी हो गई थी, लेकिन इस गवर्नमेंट में क्या हुआ कि प्राइस तो आपका 1000 ही हुआ, प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि आपकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। कहोगे सर दोनों बात तो सेम ही है ना, घुमा फिरा के बात तो सेम ही होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर क्वांटिटी पे सब्सिडी होता है तो कुछ और बात होती है, इनकम पे सब्सिडी होता है तो कुछ और बात होती है। और अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूंगा तो फिर चला जाऊंगा मैं सेमेस्टर 1 में, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। एक सेंटेंस सिर्फ बोल देता हूँ, जो समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो भी छोड़ दीजिएगा। अगर मान लीजिए सिलेंडर पे सब्सिडी होता है तो सिलेंडर का मिसयूज़ होता था, क्योंकि बंदे के लिए सिलेंडर की कॉस्ट कितनी होगी, 500 पड़ गई। अगर 500 रुपये का सिलेंडर है तो बंदा कहेगा यार चलो उड़ाओ ना, जितना उड़ाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर महीने में अगर महीने में 1 सिलेंडर की ज़रूरत है तो लोग 2 सिलेंडर ले आएगा। लेकिन अगर सिलेंडर की कॉस्ट आपको 1000 लग रही है तो आपकी पॉकेट से अगर 1000 जा रहा है तो एक साइकोलॉजिकल होता है कि मेरी पॉकेट से 1000 जा रहा है यार, सिलेंडर को बचा बचा के यूज़ करो, हो सकता है एक सिलेंडर से 1 महीने निकाल लें आप, और जो 500 आपके बैंक में आ गया उस पैसे का कहीं और भी इस्तेमाल कर लें, रसगुल्ला खाने में इस्तेमाल कर लें, रसभरी खाने में इस्तेमाल कर लें, मतलब किसी भी चीज़ में कर लो, कहीं कर तो सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो। देखा आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जब आपको सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रहा था तब आपको कोई यूटिलिटी नहीं थी, आपने सिलेंडर को इसे किया, वेस्टेज कर दिया, जला के छोड़ दिया, पानी भी गर्म करते रहे उस पर। क्या जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो लमसम सब्सिडी और ये सब्सिडी की बातें तो सेमेस्टर 1 की कहानी है। तो आइए जी, जिसने पूछा उनको समझ में आ गई बात, किसको, हाँ एम प्लस एस से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा एम डैश इक्वस टू एम प्लस एस, बिल्कुल सही बात है, एम डैश इक्वस टू एम प्लस एस, इससे डिनोट करेंगे।
बड़ी अच्छी बात हुई है। हाँ बोलिए। क्वांटिटी टैक्स है, 1 यूनिट सामान परचेज करोगे 10 रुपया टैक्स लगेगा। अब वो यूनिट की प्राइस कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, 1 यूनिट पे 10 रुपया, मान गए। 2 यूनिट पे 20 रुपया, 3 यूनिट पे 30 रुपया, ये हो गया क्वांटिटी टैक्स। लेकिन अगर कहता है कि हम 10% टैक्स लेंगे, तब पर यूनिट पे नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू कितनी उसके ऊपर होगा। 1 यूनिट 100 रुपये की है, 10% टैक्स है तो 10 रुपये टैक्स हुआ। लेकिन अगर वही 1 यूनिट अगर 200 रुपये की है तो 10% 20 रुपये टैक्स हो गया। तो अगर क्वांटिटी बढ़ने से टैक्स बढ़ रहा है तो क्वांटिटी टैक्स हो गया। अगर क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से टैक्स लग रहा है तो क्या हो गया, फिर वैल्यू टैक्स हो गया। हमारे यहाँ जो जीएसटी लगता है ना, वो जनरली वैल्यू पे लगता है, इसलिए आप क्वांटिटी टैक्स समझ नहीं पा रहे हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं सामान खरीदने के लिए, आपको 4,000 का सामान मिलता है, चलो उस पर जी 18% जीएसटी दे दो जी, कितना हो गया 4,000 18% मल्टीप्लाई करो 720 रुपये जीएसटी लग गया। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू टैक्स हो गया, ये क्वांटिटी टैक्स नहीं है। क्या हो गया, ये वैल्यू टैक्स हो गया। ठीक है जी, ज़्यादातर बिहेवियरली, हाँ। लमसम टैक्स है, आप पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाती हैं, 10 लाख पे आपको एक साथ हिसाब किताब करके टैक्स देना पड़ेगा। अब उसका टैक्स कैसे निकलता है आप जानते हैं, हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। जैसे जैसे इंक्रीज होती है इनकम आपकी, वैसे से टैक्स बढ़ जाती है। छोटी इनकम पे टैक्स 0 है, थोड़े पे 5% है, उसके बाद 20% है, उसके बाद 30% है। मुझे अगर टैक्स की दुनिया में ले जाओगे तो मैं, मेरे 100 घंटा का लेक्चर टैक्स पे पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे पूरा फ्री नहीं है, मतलब कुछ फ्री है कुछ नहीं है, मतलब इतने सारे टैक्स के लेक्चर्स हैं। मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, मुझे टैक्स के बारे में घंटों बोलने की आदत है, लंबा बोल सकता हूँ मैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है टैक्स के बारे में बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स में जहाँ जहाँ टैक्स है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलूँगा ना, टैक्स की जितनी जरूरत उतना ही बोलना है। चलिए जी आगे बढ़ें। और मैं एक बार बता दूँ, एक बार बता दूँ आपको और चीज़, यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जब बहुत जिसका रेपुटेशन अच्छा होता है, उसमें से एक आता है माइक्रो भी इको ऑनर्स में। और उसी तरह से कुछ कोर्सेज में इनकम टैक्स का उतना ही हाई रेपुटेशन है, बहुत हाई होता है, हर साल चेंज होता है उसके रूल्स। तो चलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। मुझे लगता है कि आप शायद क्वांटिटी टैक्स समझ गए, आप शायद वैल्यू टैक्स समझ गए, आप शायद सब्सिडी भी समझ गए, आप लमसम टैक्स भी समझ गए, कुछ इसमें खास बात नहीं थी। आइए अब मैं टॉपिक चेंज करता हूँ। टॉपिक लिखिए, क्या टॉपिक लिखे हैं बच्चों, क्या लिखे हैं? आप कैसे बताओगे, मैं बताता हूँ। लिखिए राशनिंग। टॉपिक लिखिए राशनिंग। राशनिंग से आप क्या समझते हैं, राशनिंग से आप क्या समझते हैं? मैंने तो दिल्ली में राशनिंग एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं दिल्ली का एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। और इवन अभी भी पैंडेमिक में एक सिचुएशन आया था जिस समय की ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी, याद होगा। लेकिन क्या हुआ था कि ऑक्सीजन एक ऐसा चीज़ है जिसको आप राशनिंग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को 10 मतलब अगर 100 यूनिट ऑक्सीजन चाहिए तो उसको चाहिए, आप उसको ये नहीं कहोगे 50 यूनिट से काम चला लो, कहोगे क्या? 50 यूनिट से कैसे काम चलेगा भाई, ऊपर ही चला जाएगा वो तो। लेकिन इस बार हुआ है, इस बार कई कई हॉस्पिटल्स ने क्या किए, अपने अपने पेशेंट्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को थोड़ी थोड़ी कम करी, जिलाया किसी तरह से उसको। कई कई जगह तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग चले भी गए, बहुत जगह, बहुत कम जगह गए लेकिन गए। ज़्यादातर जगह पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से नहीं गए, बल्कि ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन था ना वो फेल हो गया, उसकी वजह से गए। चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं। मैं दिल्ली में क्या एक्सपीरियंस किया था, पहले करता था क्या, यहाँ प्राइस जो अनियन होता है ना उसकी प्राइस बढ़ जाती थी, अचानक से बढ़ जाती थी। तो क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपने आउटलेट से अनियन लोगों को बेचती है, और वहाँ फिक्स कर देती है कि हम एक बंदे को 1 kg अनियन ही देंगे एक दिन में, या एक दिन क्या, एक दिन में आधा kg अनियन देंगे एक फैमिली पे या एक बंदे पे। जबकि उस फैमिली में सपोज करो 1 kg अनियन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस अनियन की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया कि हम आपको उतना दे ही नहीं सकते। अनियन इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर आप जी नहीं पाएंगे, आप आधा kg में काम चलाइए, अभी शॉर्टेज है। उससे क्या होगा कि अनियन की डिमांड गिरेगी, उसका प्राइस अपने आप क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसको बोलते हैं राशनिंग। अगर मार्केट में किसी चीज़ की शॉर्टेज है तो उस शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस फिक्स कर देती है, सॉरी एक क्वांटिटी फिक्स कर देती है कि इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए जी मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको। मैं जितनी बात बजट लाइन में भी कर रहा हूँ ना, ये सब बात आपको सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। लेकिन आप इस बात को सुन के समझ के किसी कंक्लूजन पे मत पहुँच जाइएगा कि आपका बजट लाइन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल नहीं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं उसकी तैयारी चल रही है।
बिल्कुल तैयारी चल रही है, कॉन्सेप्ट हो रहा है। देखिए ये आपका है बजट लाइन, ये ए बी पॉइंट है, ये है गुड X1, ये है क्या, गुड X2। बहुत अच्छी बात सर। बताइए आप X1 कितना परचेज कर सकते हैं, ओ भी परचेज कर सकते हैं ना। आपकी हैसियत कितनी परचेज करने की है, हैसियत आई मीन आपकी बजट कितनी है। अगर सारा पैसा आप ओबी पे लगा दें तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, मतलब X1 पे लगा दें तो। बोलो जी बोलो, थोड़ा सा इन्वॉल्व करो अपने आप को क्लास के अंदर। ऐसा होता है, मैं बच्चों से इसलिए बात करता हूँ, बच्चे सो जाते हैं क्लास में। बातें करो मेरे से। तरुण समझ मारी बातें, गीत, मर्लिन, समीर, सोनल समझ मारी बातें आपको, समझ मारी बातें। चलिए जी, यस यस, हाँ स्लोप में शिफ्ट हो रहा है, वही तो मैंने वही सिखाया। स्लोप कहाँ चेंज हो रहा है, शिफ्ट ही तो हो रहा है। लमसम से शिफ्ट होता है, मैंने वही कहा है। शायद आप कुछ देर के लिए कॉफ़ी भी पीने चले गए होंगे, हो सकता है। मैंने लमसम से कभी भी स्लोप को चेंज नहीं किया, शिफ्ट ही किया वहाँ पे। ठीक है जी। मैं बीच बीच में बच्चों को रोक करके बात करता हूँ, ताकि क्या होता है ना, क्लास मोनोटोनस नहीं होता, कुछ बच्चों को भी नींद में ऐसे ऐसे आने लगती है, ऐसे ऊँगने लगता होगा, तो कुछ बातें हो जाती है। अवलीन आप समझ, अवलीन तो खैर चार कान खोल के बैठती हैं क्लास में, मुझे लगता है। अमन यू अंडरस्टैंडिंग, हाँ गीत के भी पांच कान खुले हैं मुझे पता है। मनीष शायद कहीं चला गया, तभी। मर्लिन यू अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स आई बिलीव यू अंडरस्टैंडिंग, राइट यस सर। समीर को समझ मारा है। एंड तरुण, तरुण कहाँ है, यस सर। जी सर, जी सर बोल रहे हो, जी सर कैसे बोलते हो, जी सर तो बोलते हैं हमारे बिहार यूपी में, जी सर। ठीक है ना, यहाँ तो बोलते हैं हाँ जी सर। वैसे मेरी भी आदत हो गई हाँ जी बोलने की, यहाँ पे 22-23 साल हो गए, लेकिन जी सर वहाँ बोलते हैं। एनीवे चलिए वापस मुड़िए, ऐसा कोई खरीदा हुआ नहीं, कोई भी बोल सकता है। चलिए जी। कितना कितना नोटिस कर लेता हूँ मैं कभी कभार। चलिए ब्रेक कंप्लीट हुआ, और ब्रेक के साथ साथ आपको दूसरी क्लास भी ज्वाइन करनी है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्चे, राइट। तो आपके कौन कौन से फैक्टर्स आपके स्लोप को चेंज कर रहे हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपके स्लोप को नहीं चेंज कर रहे हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। सारा एक ही फैक्टर में, एक ही में आएगा, डिस्कशन चल रहा है। और ये सब कुछ एक एक टर्म्स, ये कीवर्ड से डिस्कस करते हो। क्या क्या कीवर्ड सर, वैल्यू टैक्स, क्वांटिटी टैक्स, राशनिंग, फूड स्टैम्प, बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट, बजट सेट्स, ये सब क्या है हमारा, न्यूमेरियल प्राइस, कंपोजिट गुड्स उसकी प्राइस 1, ये सब हमारा कीवर्ड्स है। ये सब मेरे ध्यान में रहेगा ना, तब जाकर के हम क्या करेंगे, मेजर मेजर काम जो मुझे भी करना वो कर पाएंगे हम, जो अगली क्लास से मैं स्टार्ट करेंगे करने के लिए, न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। राइट जी। तो मैं बात कर रहा था राशनिंग की, राशनिंग की बात करता तो गुड X2 गुड X1। आप बताइए आपकी कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है X1 परचेज करने की, बोलो कोई बोलो जल्दी से। X1 कितना परचेज कर सकते हो, वो भी परचेज कर सकते हो। अगर पूरा पैसा मैंने लगा दिया ना गुड्स X1 पे, तो हम ओ भी परचेज कर सकते हैं। नहीं गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई साहब ओ भी आप परचेज कर सकते हो, मुझे पता आपकी इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है, लेकिन लो जी मैंने क्या किया, मैंने एक क्वांटिटी फिक्स कर दिया, ये क्वांटिटी फिक्स कर दिया। इससे ज़्यादा आप मतलब X1 को परचेज नहीं कर सकते। X1 मान लो डैश कर दो, या इससे ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते, फिक्स कर दिया। आपकी क्षमता तो है, आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आप परचेज नहीं कर सकते, तो इतना ही परचेज कर सकते हैं। देखो बाइंडिंग कर दिया, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। मतलब जो भी आपने राशनिंग किया है, राशनिंग किया है वो बाइंडिंग हो गया है। इस केस में बाइंडिंग है। बाइंडिंग मतलब होता है जो आपने कंस्टेंट लगाया है, जो राशनिंग करी है, वो एक्चुअली हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कस्टमर की कैपेसिटी तो ज़्यादा परचेज करने की है, लेकिन आपने उसको क्या किया, रोक दिया, वो उससे कम परचेज करेगा, उससे ज़्यादा परचेज कर ही नहीं सकता। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस केस में अगर मैं पूछूं आपका कि आपका बजट लाइन क्या है, तो क्या कहोगे, बताओ क्या बजट लाइन है, बोलो कोई बच्चा दिमाग लगाओ, बजट लाइन क्या होगा। ए एफ जाएगा और उसके बाद यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म, खलास। आपकी कैपेसिटी है लेकिन आप परचेज नहीं कर सकते, बजट लाइन का ये पोर्शन कट गया, आपके बजट सेट से हट गया। ये आपका बजट सेट है, यही परचेज कर सकते हैं आप। बनाइए डायग्राम जल्दी से, ड्रॉ कीजिए। ये आपका बजट सेट है,
बजट सेट मतलब वो सारे बंडल्स जिसको आप अफोर्ड करते हैं और परचेज कर सकते हैं, पॉसिबल आपके लिए परचेज करना। ये बजट सेट से हट गया। जल्दी ड्रॉ कीजिए बच्चा। इन सब के सपोर्ट में आपको थ्योरी है, मिलेगा, जिस थ्योरी को साइड बाय साइड रख के आप पढ़ेंगे एकदम बेड टाइम पे, एक बार समझ लेंगे मेरे से और पढ़ते जाएंगे। वहाँ पे जो पॉइंट आ गया मुझे टिक मार करके भेज देंगे, आएगा ही नहीं मुझे पता है, कोई नहीं आएगा, मैं सारा डिस्कस करता हूँ। ये पॉइंट बजट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑन द बजट लाइन तो ऑफ कोर्स आएगा, वो कहने की बात है क्या। ऊपर की बात अगर आ जाएगी तो तभी आ सकती है जब आप डकैती करेंगे, जब आप चोरी करेंगे, जब तालिबान जैसे आप किसी को मार पीट के सारे हड़प लो सब कुछ, तो ये भी आपका फिर तो पूरी दुनिया ही आपका है। मैं अभी चूंकि मैंने उसका एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वही बर्निंग पॉइंट अभी न्यूज़ में चल रहा है इसलिए। अदरवाइज़ अगर मान लो कोई लुटेरे है, कोई डकैती करता है, तो उसके लिए बजट सेट की क्या जरूरत है, जिस पे हाथ रहो तो सब तुम्हारा ही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रैशनल पीपल की, रैशनल लोगों की, समझदार की, ईमानदार की, तो उसके लिए ये बजट कंस्टेंट में नहीं आएगा, ये बाहर की बात है, कैपेसिटी की बाहर की बात है। एनीवे जी, आइए वापस। अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, आपसे पूछता हूँ। ये ग्राफ है, ये बजट लाइन है, आप सब कुछ देखना, ओ है, ये बी है, ये ए है। बताइए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको राशनिंग कंस्टेंट लगा दिया यहाँ पे कि आप ये जो है ना, ये ओ एक्स वन है यहाँ पे, ये एक्स वन बार है, मतलब एक्स वन की ओ एक्स वन बार से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज ही नहीं कर सकते आप। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप ओ एक्स वन बार से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप गवर्नमेंट पे जाकर मुस्कुराओगे, हंसोगे कि आप लगा दो राशनिंग, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों मुस्कुराओगे, तो क्यों मुस्कुराओगे आप, गवर्नमेंट पे क्यों मुस्कुराओगे, क्यों हंस पड़ोगे। गवर्नमेंट पे मुस्कुराओगे, भाई साहब आपने जो लिमिट लगाई है ना, वो लिमिट तो वैसे भी मेरे कैपेसिटी में नहीं है, मेरे बजट के अंदर आता ही नहीं है वो चीज़, तो मैं तो वैसे भी नहीं खरीद सकता वो चीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉन बाइंडिंग हो गया। और मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि एक तो मैं आपको थ्योरी दूंगा, वहाँ लिखा हुआ है, दूसरी बात अगर मैं लिखा भी दूंगा तो टाइम वेस्टेज, कुछ नहीं आएगा ये चीज़, व्हाट इज़ नॉन बाइंडिंग, व्हाट इज़ नॉट, व्हाट इज़ बाइंडिंग, ये सब नहीं आएगा, ये सब न्यूमेरिकल फॉर्म्स में एग्जाम में आएंगे। ये नॉन बाइंडिंग राशनिंग हो गया, नॉन बाइंडिंग क्वांटिटी का राशनिंग हो गया। चलिए जी, राशनिंग के बाद हम लोग अब एक नया टॉपिक पे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में दिस वे और दैट वे आता ही आता है, इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप। लिखिए फूड स्टैम्प, हेडिंग लिखिए फूड स्टैम्प। मैंने किसी भी टॉपिक को अभी तक ऐसे हाईलाइट करके नहीं बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं टाइम लगाऊंगा, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगाऊंगा। हो सकता है बोलते बोलते आज की क्लास खत्म भी कर दो, ये भी चलेगा, लेकिन मैं बोलता रहूँगा इसके बारे में, चुप रहूँगा ही नहीं मैं। फूड स्टैम्प खूब बोलूँगा मैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत बोलने की ज़रूरत है, आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आप ऊँग रहे हैं क्लास में, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। सामने जब पढ़ते थे ना बच्चे हमारे क्लास के अंदर, तो मैं बच्चों के डेस्क तक पहुँच जाता था, उनको हिला के आता था, और मैं इतना चीखता था कि बच्चों को नींद कहाँ से आएगी, सवाल ही नहीं उठता है, अचानक से बीच में चीख पड़ता था। यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए जी, तो ये फूड स्टैम्प की बात है, क्या कहानी फूड स्टैम्प की, पहले इसका स्टोरी सुनिए। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है ना, इकोनॉमिक्स आपके सर्विस के लिए बना है, हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बना है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को। तो पहले इसकी बातों को समझिए, इसका मोटिव समझिए है क्या चीज़। आप आए दिन सुनते होंगे कि हमारे यहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें क्या वो कुपोषण के शिकार होते हैं, माल न्यूट्रिशन, सुना है कि नहीं सुना है, बोलिए। माल नरिश होते हैं ज़्यादा, उसमें मतलब उसमें नरिशमेंट होती ही नहीं है, खासकर जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वहाँ पे होती है। उसके चेस्ट हो जाते हैं छोटे छोटे पिजन लाइक चेस्ट हो जाते हैं, रीप सारे दिखते रहते हैं, क्वासियर का या मरासमस जैसे डिजीज़ हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ये समस्याएं होती है। गवर्नमेंट इससे बचने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको क्या मिले, कम से कम फ्री फूड तो मिले। तभी देखते हो हमारे यहाँ क्या होता है, बीपीएल कार्ड होल्डर को क्या होता है, चावल दाल ये सब क्या मिलता है, फ्री मिलते हैं। तो चलो हमारे कंट्री में क्या होता है, चावल दाल फ्री मिल जाता है, लेकिन चावल मिल जाता है, दाल तो नहीं सुना मैंने, चावल सुना है ऐसा, चावल फ्री मिलते हैं, गेहूँ फ्री मिलते हैं, वीट फ्री मिलता है। तो चलो इससे मिला तो कम से कम लोगों की क्या होगी, पेट तो भर गया, रात को नींद तो आएगी। अगर भर पेट, अगर एक प्लेट चावल में नमक तेल डाल के भी मिर्ची उर्ची डाल के खा लो, खाने में अच्छा लगता है वैसे, तो पेट तो भर गया कम से कम, भले न्यूट्रिशन कम मिला, लेकिन चलो नींद तो आई कम से कम। लेकिन अगर आप देखो तो हमारे कंट्री में तो नहीं, लेकिन जो अमीर कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, वो भी इस तरह के प्रोग्राम लगाते हैं, लेकिन वो चावल दाल के लिए नहीं लगाते हैं,
वो लगाते हैं प्रोटीन के लिए। उनकी चिंता कुछ और है। वो देखते हैं कि हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो चावल दाल सब्जी तो खा लेते हैं, लेकिन वो प्रोटीन नहीं खा पाते हैं। दाल में थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, प्रोटीन इंटेक उसकी कम है। तो वो क्या करते हैं, चाहे जैसे भी को हमारे कंट्री की समस्या करो कि किसी और कंट्री की समस्या करो, अल्टीमेटली क्या है कि गवर्नमेंट क्या सोचती है कि हमारे जो पॉपुलेशन है जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्रोटीन या मिनरल्स या विटामिन या फूड ग्रेन्स, तो उसको वो अफोर्ड करवाओ। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ये बात होगी फूड की बात हो गई। तो अल्टीमेटली उसको कैसे अफोर्ड किया जाए, कैसे उसके घर तक खाना पहुंचाया जाए, तो एक तरीका होता है फूड स्टैम्प। फूड स्टैम्प क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को फूड स्टैम्प बांटती है। जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है उसको फूड स्टैम्प देती है, और वो फूड स्टैम्प दे करके गवर्नमेंट उसको कहती है कि इस फूड स्टैम्प को आप पर्टिकुलर दुकान पे जाके क्या करा सकते हो, इन कैश करवा सकते हो। इन कैश नहीं मतलब उससे सामान परचेज कर सकते हो। सामान क्या परचेज कर सकते हो, पर्टिकुलर सामान ही परचेज कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट चाहती है उसको प्रोटीन मिले, तो गवर्नमेंट कभी दाल परचेज कर सकते हो, अंडा परचेज कर, एग्स परचेज कर सकते हो, यही परचेज कर सकते हो और कुछ नहीं। मान लो एग्जाम्पल है तो मैं एग्स का, गवर्नमेंट कहती है भाई साहब ये लो फूड स्टैम्प, और चले जाओ आपके मोहल्ले में एक दुकान होगी, वहाँ जा करके फूड स्टैम्प दिखाना, आपको वहाँ से 10 एग्स 10 अंडे मिल जाएंगे। अगर उस दुकानदार के पास आप जाओगे, उसको कहोगे मुझे फूड स्टैम्प ले करके मुझे दाल दे दो, चावल दे दो, वो नहीं देगा आपको। क्या देगा आपको, सिर्फ एक्स ही देगा, क्योंकि वो फूड स्टैम्प एक्स के लिए ही क्या है, बना हुआ है, एक्स के लिए बना हुआ है, कुछ और नहीं दे सकता आपको। मुझे लगता है शायद आप कहानी समझ रहे हैं यहाँ तक। क्या बोलते बच्चे, यस सर कहानी समझ जाए, यस सर। अब आपके दिमाग में एक खुराफात आएगा कि हम एक्स क्यों परचेज करें, हम फूड स्टैम्प को मार्केट में बेच दें और बेच के पैसा निकाल लें, फिर उसके बाद क्या करें, चले बच्चों को क्या अंडा खिलाना, इससे अच्छा पी लें कुछ जा करके या लुढ़क जाएं। ऐसा भी बहुत लोग करते होंगे, पी जाए लुढ़क जाए, मतलब समझते हो ना, पीने के बाद सीधे भगवान से कनेक्शन और लुढ़क जाना, ऐसा भी करते हैं कई लोग। लेकिन अब जान लो कि फूड स्टैम्प को बेचना और उसको खरीदना दोनों क्या इलीगल है। जिस मकसद से बनाया गया उसी मकसद में पूरा करना चाहिए। लेकिन जो धूर्त लोग होंगे जिन्होंने कसम ही खा रखा है कि मुझे बच्चों को अंडा खिलाना ही नहीं है, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, वो क्या कर सकता है, फूड स्टैम्प से अंडा खरीद के ले आएगा और उसके बाद क्या करेगा, क्या करेगा उसके बाद अंडे अंडे को ही बेच देगा। क्या है उसका खाने। तो जो कसम खा रखा है कि मुझे अपने बच्चों को नहीं खिलाना है तो नहीं खिलाना है, बात खत्म है। लेकिन कौन ऐसा करता है जो बच्चों को नहीं खिलाता, ज़्यादातर लोग खिलाते हैं, 1-2% लोग आदत से लाचार होते हैं, बात अलग है। तो मकसद तो ये फूड स्टैम्प की थी, फूड स्टैम्प को यूज़ करने की थी, उसका मिसयूज़ की भी थी, जो मैंने बता दिया आपको। अब क्या है, गवर्नमेंट ने आपको भले ही फूड स्टैम्प दिया एक्स खरीदने के लिए, लेकिन क्या बताओ, क्या वो अंडे आप अपने पैसे से खरीद सकते थे, बोलो यस या नो, बोलो जी, नहीं खरीद सकते थे, आपकी हैसियत नहीं थी। तो जब आप अब अंडे अपने घर में खरीद के ला रहे हैं, एक्स खरीद के ला रहे हैं, तो आपकी हैसियत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, यस या नो, बढ़ी हैसियत। हैसियत बढ़ना मतलब क्या, आपका बजट लाइन में फर्क पड़ गया, आपके बजट लाइन में फर्क पड़ गया, आपके बजट लाइन में फर्क पड़ गया, नहीं फर्क पड़ गया। तो अब मुझे क्या दिखाना, मुझे तो अपने सब्जेक्ट में मुझे तो पढ़ाना है, समझाना है और खासकर मार्क्स भी लाना है। तो मुझे तो उस पर्सपेक्टिव में सिखाना है कि ये जो फूड स्टैम्प है हमारे बजट लाइन को कैसे अफेक्ट करता है। पहले बताओ, पहले मैं मानूंगा ही नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक मुझे बताओगे कि सर जो मोटिव है वो मुझे समझ में आ गया। मोटिव समझ में आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। मोटिव समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। तब तो फिर हम क्या करते हैं, इसके बारे में अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। मकसद मेरा ग्राफ समझने का है, मोटिव आप समझ में आ गया, ग्राफ बनाने का। चलिए एक सिचुएशन करते हैं कि मान लो एक बंदे की इनकम कितनी, देखिए एक बंदे की कितनी इनकम है, 100 है, बंदे की इनकम 100 है, और मान लो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं वो X1 है और उसकी प्राइस P1 है ₹5। क्या बात है सर। अब यहाँ पे देखो पिछले क्लास में कितना बहस हुआ था कि मैं जब कंपोजिट गुड्स पढ़ा रहा था कितने सारे क्वेश्चन बच्चों ने अननेसेसरी बना के पूछ लिया। अब बताओ यहाँ पे मैं X1 के बारे में बात करूँ, जिसका एग्जाम्पल मैंने X लिया था, मैं X1 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे सारा फोकस किस पे रखना है, फूड स्टैम्प पे रखना है ना, मुझे सारा फोकस किस पे रखना है, फूड स्टैम्प रखना है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी बजट लाइन होगी, सॉरी ये मेरा ग्राफ होगा, इस ग्राफ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे X1 रख दूंगा, यहाँ पे X2 रखूँगा। लेकिन X2 में कौन सी गुड्स है मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या सिखाया था कि X2 पे कौन सी गुड्स है पता नहीं है तो क्या मान के चलो, क्यों नहीं बोलते आप लोग, कंपोजिट गुड्स। मैंने कहा था कंपोजिट गुड्स मान चलो, और मैंने क्या कहा था उसकी प्राइस क्या रख लो, 1 रख लो। अगर प्राइस 1 रखोगे तो क्वांटिटी क्या होगी, 100/1 मतलब 100 ही हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लेंगे 100 का, जिसको हम MB कह सकते हैं,
इनकम भी कह सकते हैं, इनकम है उसकी। पिछले क्लास में मैंने कंपोजिट गुड का कॉन्सेप्ट दिया था और आज देखो उसका एप्लीकेशन में आ गया, तुरंत यूज हो गया उसका। मुझे फूड स्टैम्प के बारे में सिखाना तो मुझे X1 के बारे में सिखाना, रेस्ट ऑल गुड्स आर व्हाट, कंपोजिट गुड्स। उसकी प्राइस हम 1 मान लेंगे और उसको M से ही डिनोट करेंगे, वो 100 है। यस सर। अब आप मुझे बताओ कि मैं X1 कितना परचेज कर सकता हूँ, जल्दी बोलिए, X1 कितना परचेज कर सकता हूँ, कितना परचेज कर सकता हूँ? ओ माय गॉड, अभी तक बोल देना चाहिए था आपको सर। 100/5 20 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। आप देख रहे हो पिछले क्लास में जितनी डिस्कशन हमने करी थी उसका इस्तेमाल करना आज ही शुरू कर दिया हमने, बिल्कुल शुरू कर दिया। कभी कभार अननेसेसरी मैं सीखता हूँ, उसका मकसद ये होता है सिर्फ आपका अटेंशन सीख करना चाहता हूँ और कोई मकसद मेरा नहीं है। कभी कभार बच्चे सो जाते हैं क्लास में। तो चलिए अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे रखता हूँ 20। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। देखो जब मैं ड्रॉ कर दिया उसके बाद आपको लगता है सर ये कितना आसान है, कितना, ऑफकोर्स यहाँ तक तो आसान है। क्या हो गया, आपका बजट लाइन ड्रॉ हो गया। फैंटास्टिक सर, बजट लाइन ड्रॉ हो गया। मानते हैं बच्चे, जो आपकी प्रेजेंट हैसियत है, जो आपकी प्रेजेंट इनकम है, उसके हिसाब से बजट लाइन ड्रॉ हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको X1 परचेज करने के लिए कुछ फ्री फूड स्टैम्प दिया है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप कुछ फ्री परचेज कर सकते हैं, कुछ फ्री परचेज कर सकते हैं। कितना फ्री परचेज करने दिया, मान लो उसने आपको 20 यूनिट्स दे दिया कि 20 यूनिट्स आप क्या कर सकते हैं, फ्री परचेज कर सकते हैं। मान के जी, आई एम सॉरी 20 यूनिट्स इस एग्जाम्पल के हिसाब से नहीं है, मैंने 10 यूनिट्स होगा शायद, 10 यूनिट्स ले लो। 10 यूनिट्स मान लो आप फ्री परचेज कर सकते हैं। कितना परचेज कर सकते हैं फ्री, बच्चे जल्दी बताइए प्लीज़ टेल मी। 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स अगर आप फ्री परचेज कर सकते हैं, आपको इसकी प्राइस कुछ नहीं है। 10 यूनिट्स की कोई प्राइस नहीं है, 10 यूनिट्स की कोई प्राइस नहीं है। मतलब साफ सी बात है कि यहाँ तक चलो, यहाँ तक चलो, यहाँ तक चलो, 10 यूनिट्स ये बीच में आ गया, इसकी कोई प्राइस नहीं है। तो अगर 10 यूनिट्स तक कोई प्राइस नहीं, तो 10 यूनिट्स अगर मुझे फ्री मिलेगा, तो जब मैं 10 यूनिट्स परचेज कर रहा होऊंगा तो क्या मेरी इनकम कम होगी? क्या मेरा इनकम 100 से कम होगा? बताओ। नहीं कम होगा। तो इसका मतलब मेरी बजट लाइन तो यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, बजट लाइन मेरी ऐसी हो जाएगी जहां तक 10 पॉइंट तक था। ये लाइन ले लो जहां पे दिखता आपको, बजट लाइन मेरी ऐसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर जब हम मूव कर रहे हैं तो मुझे X1 तो मेरी बढ़ रही है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब जब इधर हम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब X1 तो बढ़ रही है। मैं अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या कोऑर्डिनेट है? बोलो कोई बच्चा, बोलो जल्दी से, इस पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट है? हाँ, इस पॉइंट पे आप 10 परचेज कर रहे हैं और ये क्या है, 100 है। 10 यूनिट्स एंड 100। अभी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 यूनिट्स 100। मान गए बच्चे यहाँ तक? क्लियर है जी? क्यों नहीं बोलते बच्चे? कौन बोलना चाहता हो? कुछ बोलो जल्दी से। लेकिन मैं दोबारा से बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 10 यूनिट्स तक आपको कुछ भी प्राइस पे नहीं करना पड़ा। 10 यूनिट्स तक ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस गया। और मैं अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 10 यूनिट। पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं 10 यूनिट, और दूसरा क्या, 100। लेकिन बताइए अगर इसके बाद आप कुछ परचेज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। आपको अपने पॉकेट ढीले करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको 10 यूनिट दे रही है। इसके बाद परचेज करना चाहते हो तो आपको अपने पॉकेट से पैसा निकालना पड़ेगा, तभी परचेज कर सकते हो। तो पॉकेट से पैसा निकालना पड़ेगा, तो निकालूंगा कोई बात नहीं। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो ब्लैक बजट लाइन है, ये ब्लैक बजट लाइन, ये ब्लैक बजट लाइन की स्लोप क्या है ये बताइए? ये ब्लैक बजट लाइन की स्लोप क्या है बताइए? सर P1/P2 स्लोप है। सर P1 कितना है, प्राइस कितनी है उसकी? प्राइस मान लो 5 रुपीज़ दे रखा है प्राइस, तो इसकी स्लोप है 5/1। बेटा जान इसकी स्लोप क्या, 5/1। मैं इतना आराम से बोल रहा हूँ, आपको भी लिखने का मौका दे रहा हूँ, लिखते जाओ। 5/1 इसकी स्लोप क्या, 5/1 इसकी स्लोप क्या, 5/1। इसको मैं हाईलाइट भी कर, देखो इसकी स्लोप है 5/1। अब बताओ, अब एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे मैं आपको, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये भी आपका नए बजट लाइन का हिस्सा है। अगर मैं पूछूँ इसका स्लोप क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? इसका भी स्लोप सर P1/P2 है। क्या बात है सर? लेकिन यहाँ पे P1 क्या है, बोलो जी जल्दी से। ओह, P1 यहाँ पे 0 है, /1,
तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। आपको स्लोप जीरो दिख रहा है? जल्दी बोलो, स्लोप जीरो दिख रहा है? फैंटास्टिक, यहाँ की स्लोप आपको जीरो दिख रही है, फैंटास्टिक। लेकिन गवर्नमेंट ने जितना मदद करना था तो मदद कर दिया। अगर गवर्नमेंट अब आप उससे ज़्यादा एक्स परचेज करना चाहोगे या x1 परचेज करना चाहोगे तो अपने पॉकेट से आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है कि अब जो हम परचेज करेंगे उसके लिए जो हमारा बजट लाइन जाएगा वो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल जाएगा पैरेलल टू व्हाट, ओरिजिनल बजट लाइन, पैरेलल टू ओरिजिनल बजट लाइन। अब आप बताइए कि मुझे बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, अगर देखो तो बता सकते हो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट आपका 30 होगा, बिल्कुल फैंटास्टिक। ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये क्या है, 10 है, और पहले तो आपका 20 था ही। ये ब्लू वाला स्ट्रिप कितना था, 20 था, और ये ग्रीन वाला स्ट्रिप क्या है, 10 है, तो दोनों मिला कितना हो गया, 30 हो गया। ये वाला पॉइंट 30 हो गया। तो अब जो मैंने दूसरा ये ब्लैक लाइन ड्रॉ किया, इसकी स्लोप क्या होगा बताओ? इसका स्लोप होगा P1/P2। तो अब जो परचेज को उसकी प्राइस कितना 5 है, उसकी स्लोप 5/1 ही तो है। अगर ये स्लोप 5/1 है और ये स्लोप 5/1 है तो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे नहीं होंगे, बताओ जरा? ये पैरेलल होंगे एकदम एब्सोल्युटली। ये सारी बात को एज इट इज लिख करके ड्रॉ कर लीजिए, एज इट इज लिख करके ड्रॉ कर लीजिए। कई बच्चों को बहुत पहले ही समझ में आ रहा होगा, मैं ज़्यादा ही एलोबरेट कर देता हूँ, जिसको जल्दी समझ में आ गया वो आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को। लिख लीजिए फटाफट, ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया जी? यस, पूछिए। सुनो, देखो वो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि जनरली गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो खुद से नहीं परचेज कर सकते हो उसमें देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। हिंदुस्तान में चाहे जो गरीब से गरीब बंदा भी हो, चाहे ठीक ठाक गरीब बंदा हो, अगर गवर्नमेंट उसको राइस नहीं देगी तो क्या खुद राइस नहीं परचेज कर सकता है? ये ऐसा ना बोलो, करता नहीं करता है? और हाँ, करेगा, थोड़ी इनकम तो उसकी है ही। दूसरी बात, क्या गवर्नमेंट उसको उतनी राइस देती है जिससे उसका पूरा घर चलता हो? नहीं देती है बच्चे। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से देती है कि इतना खाओ उतना खाओ, हो सकता हो ज़्यादा खाता हो, तो कुछ तो अपने खुद से भी परचेज करते होंगे वो। नहीं बात समझे? राइट, बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने स्टैम्प के लिए कहा वो बंदा खुद से परचेज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मतलब उतना सफिशियंटली परचेज नहीं कर सकता जितना उसको करना चाहिए। गवर्नमेंट मदद करती है उसमें। मान गए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? राइट सर, बोलिए। अच्छा, आप कह रहे हो कि यहाँ, आप कह रहे हो कि इस पॉइंट से ले चलो। मैं देखो, मैं आपको एक ग्रीन कलर से लेके चलता हूँ। ग्रीन कलर देखो, आप कह रहे कि यहाँ से जोड़ दो इसको, यहाँ से जोड़ दो। हाँ, यहाँ से नहीं जोड़ सकते आप, देखो ना, वहाँ से जोड़ने का मतलब हुआ कि 10 यूनिट्स जो आपको फ्री मिला उसकी भी प्राइसिंग कर रहे हो आप। तो फ्री कहाँ गया फिर? पक्का 10 यूनिट्स जो फ्री मिल रहा है उसकी भी प्राइस आप चुका रहे हो फिर? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तभी होता जब ओवरऑल P1 की प्राइस क्या होती, कम हो जाती, ओवरऑल कम हो जाती। यहाँ पे क्या हुआ है कि P1 की जो प्राइस है ना वो कुछ रेंज तक 0 है और P1 की प्राइस जो है सो कुछ रेंज तक 5 है। तो जब ऐसा होगा तो बजट लाइन में किंक आना स्वाभाविक है। कुछ रेंज तक बजट लाइन ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा। मान गए बच्चे? P1 की प्राइस कुछ रेंज तक 0 है और कुछ रेंज तक 5 है, तो ऐसा किंक आना बिल्कुल स्वाभाविक है। जहाँ पे 0 वहाँ ऐसा रहेगा और जहाँ पे 5 वहाँ ऐसा ही हो जाएगा। पक्की बात आप समझ गए? पक्की बात समझ गए? राइट। एक छोटी सी बात हमसे पूछ सकते थे सर आप, जो आपने पूछा नहीं किसी ने। एक बात हमसे पूछ सकते सर कि सर बजट लाइन ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि बजट लाइन ऐसा हो जाए, ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ तक पहुँच जाए, पैरेलल यहाँ तक पहुँच जाए? ऐसा नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। देखो, एक बजट लाइन तो आपका मैंने ये ड्रॉ कर दिया, देखो ये वाला पट्टी से ये ड्रॉ कर दिया। अब इसको छोड़ो, इस बात को छोड़ो, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि बजट लाइन ऐसा होगा कि बजट लाइन ऊपर तक जाएगा, तो ऐसा तब हो सकता है। कब हो सकता है मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ। मैं नेमिंग क्या करता हूँ, यहाँ रखता हूँ A पॉइंट, यहाँ रखता हूँ B पॉइंट, यहाँ रखता हूँ C पॉइंट, यहाँ रखता हूँ D पॉइंट। बताइए AB में और CD में क्या रिलेशनशिप देखते हैं आप? AB और CD में क्या रिलेशनशिप देखते हैं आप? क्या रिलेशनशिप है? आप जवाब देंगे, आपसे जवाब लेकर छोड़ेंगे। पैरेलल है। पैरेलल बजट लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारी स्लोप सेम है,
स्लोप सेम का मतलब क्या होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फूड स्टैम्प था सस्ता एक्स वाली बात, वो भी आपको उसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है भाईजान, गवर्नमेंट यहाँ क्या करी, गवर्नमेंट करी भाईजान, मैं जितना अंडा आपसे खरीदवाना चाहता हूँ ना, वो अंडे का छूट तो मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी इनकम बढ़ा दे रहा हूँ, आपके पॉकेट में पैसा डाल दे रहा हूँ। जब वो आपके पॉकेट में पैसा डाल देगा तो आपकी इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वो इस उम्मीद से पैसा डालेगी कि आप एक्चुअली उस पैसे का इस्तेमाल एक्स परचेज करने के लिए करें, एक्स परचेज करने के लिए करें। ये बात और है कि आप एक्स परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको एक्स नाम की कोई फूड स्टैम्प नहीं दिया, बल्कि आपकी पॉकेट में लमसम अमाउंट पकड़ा दिया। अगर लमसम अमाउंट पकड़ा देगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ेगी तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बजट लाइन पैरेलली क्या करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब ये फूड स्टैम्प का एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये लमसम का एग्जाम्पल हुआ। लमसम आपको अगर इनकम दे दे तो ये फूड स्टैम्प का नहीं हुआ। मैं यहाँ पे रिलेटिव कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर फूड स्टैम्प दे या कॉरस्पॉन्डिंगली आपको इनकम दे दे तो बजट लाइन कैसा हो सकता है। ये मत समझना ये फूड स्टैम्प का एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फूड स्टैम्प। फूड स्टैम्प अगर होगा तो यही होगा जो मैंने पहले बता रखा है, फूड स्टैम्प होगा तो यही होगा, ये होगा, मान गए, फूड स्टैम्प होगा तो ये होगा। हाँ, अगर मैं इसको ब्लू लाइन से ऊपर तक ले जा रहा हूँ तो ये तब होगा जब आपको फूड स्टैम्प नहीं मिलेगा, बदले में एक लमसम आपको इनकम मिल जाएगी। आप यस कहे तो मैं आगे बढ़ूँ, मानते बात को, यस सर। लेकिन अब आप मुझसे पूछे कि सर दोनों में से फायदेमंद कौन है, पूछे मेरे से, दोनों में से फायदेमंद कौन है। फूड स्टैम्प मेरे लिए फायदेमंद है कि फूड स्टैम्प मेरे लिए फायदेमंद है कि गवर्नमेंट क्या करे, मेरे को पैसा दे दे, मैं अपना खरीदूंगा जो खरीदना, मतलब खरीद ही लूंगा लगभग, क्या फायदेमंद है। देखो ना वो लड़का बोल दिया कि सर क्या फायदेमंद बताओ, फूड स्टैम्प फायदेमंद क्यों है, जल्दी बताइए। फैंटास्टिक, फूड स्टैम्प फायदेमंद है क्योंकि फूड स्टैम्प में क्या होगा, पर्टिकुलर फूड ही इस्तेमाल करेगा वो। लेकिन अगर उसको हमने पैसा दे दिया तो वो कहीं और भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट ने सिलेंडर पे जो लमसम कर दिया है, इसमें आप क्या कहेंगे, लमसम फायदेमंद था कि पहले का जो प्राइसिंग था वो फायदेमंद था। लमसम क्यों फायदेमंद है, फैंटास्टिक, सिलेंडर की वेस्टेज कम हो रही है और साथ साथ लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोग उस पैसे से क्या कर रहे हैं, कुछ और अच्छे चीज़ परचेज कर पा रहे हैं। नहीं तो लोग क्या सोचते थे, सिलेंडर तो फ्री है, चलो यूज़ करो जितना करना है। अब वो सिलेंडर के पैसे बचा के कुछ और खरीद रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, रसभरी खरीद रहा है, हाँ चलो। तो ये इस केस में इस केस में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सिलेंडर का वेस्टेज बचाना जरूरी था, एक्स का वेस्टेज नहीं होता है, एक्स खाना जरूरी होता है, इस केस में नहीं बोल सकते। तो मैं वही कह रहा हूँ कि केस टू केस डिपेंड करता है कि फूड स्टैम्प सही है या लमसम सब्सिडी सही है, क्या सही है, केस टू केस डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ें क्या, अब इस पे ज़्यादा, फूड भी नेसेसिटी है, सिलेंडर भी नेसेसिटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना। फूड तो आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़ है, सिलेंडर का मिसयूज़ करोगे, भाई आपके घर में 12 सिलेंडर से साल भर में काम चल जाता था। अब आप क्या कर रहे हैं, ठंड के मौसम में सिलेंडर चला करके हाथ भी सेक रहे हैं, क्यों सेक रहे हैं, 500 में सिलेंडर मिल रहा है, तो ये वेस्टेज नहीं, क्या बताओ। यस सर, वेस्टेज है। अब आगे बढ़ूंगा, अब मैं जवाब देने से कतराता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने जितना टाइम ये ड्यू इसको देना चाहिए था उससे ज़्यादा मैं टाइम दे चुका हूँ इसके ऊपर। आगे बढ़ूँ क्या, यस सर। आगे बढ़ के मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फूड स्टैम्प के बारे में कुछ और बोलना चाहता हूँ। देखो अब अभी फूड स्टैम्प खत्म नहीं हुआ है, मैं फूड स्टैम्प फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, फूड स्टैम्प खत्म नहीं हुआ है, फूड स्टैम्प फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, लिखो यहाँ पे। आप सोचते थे फूड स्टैम्प खत्म हो गया, नहीं सर, मैं फिर से लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर, आपको कितने फूड कूपन्स मिले थे, कूपन भी बोलते हैं उसको, कितने मिले थे कूपन आपको, 10 कूपन्स मिले थे, 10 फूड परचेज कर सकते थे। उस 10 यूनिट्स की कॉस्ट क्या थी, 0 थी। वो वाला केस तो डिस्कस हो चुका है। लेकिन मैं अगर कहूँ आपको कि गवर्नमेंट कहती है कि 10 यूनिट्स का प्राइस तो था @5, आपको 50 खर्च करने पड़ते अगर आप खुद से परचेज करते। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, आपको फ्री कूपन नहीं दे रहा हूँ बल्कि सस्ता कूपन दे रहा हूँ। कैसे, ये 10 यूनिट्स आपको दे रहा हूँ @2 और आप 20 रुपीज़ पॉकेट ढीला कीजिए,
आप कूपन ले जाइए। बताइए कूपन परचेज करेंगे नहीं करेंगे आप? करेंगे, क्योंकि आप अगर अपने पॉकेट से परचेज करें तो 50 रुपये लगेगा, अगर आप गवर्नमेंट के कूपन से परचेज करेंगे तो 20 रुपये में खरीद लेंगे। तो कितनी की सेविंग आपकी हो रही है? 30 रुपीज़ की ऑफ कोर्स हो रही है। तो अब क्या होगा, अब आपको फ्री तो नहीं मिला ना, अब तो कोई बच्चा भी दिमाग लगा के ड्रॉ कर सकता है, मुझे पता है ड्रॉ कर सकता है। देखिए पहले का पॉइंट क्या रहेगा, पहले का तो वही पॉइंट रहेगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका 0 एंड 100, ये कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 20 एंड 0। यस सर, मज़ा आ गया, पहले का बजट लाइन तो यही है। यस सर, अब क्या होगा बजट लाइन बताइए। 20 यूनिट्स जो है ना, वो आपको फ्री नहीं मिल रहा है, 20 यूनिट्स आपको 2 रुपीज़ पर यूनिट हिसाब से मिल रहा है। तो बताइए जब जब तक आपको 2 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा है, तब तक स्लोप क्या हो जाएगा, P1/P2 दैट इज 2/1 नहीं होगा, और लेटर ऑन स्लोप क्या होगा, फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। देखो जी, कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं जब टीचर एक बार समझा दे तो खुद का दिमाग खुल जाए, हम खुद भी अप्लाई कर दें। कई बच्चों के दिमाग में आ चुका होगा सर क्या बोल रहे हैं, आ चुका होगा सर क्या बोल रहे हैं। तो कौन सा स्लोप ज़्यादा है, ये स्लोप ज़्यादा और ये स्लोप क्या है, कम है, 2/1 कम है। तो जब तक 2/1 रहेगा तब तक क्या रहेगा, फ्लैटर रहेगा। तो यहाँ पे स्लोप कैसा जाएगा, 10 यूनिट्स यहाँ है, इस पॉइंट को आगे तक ले जाओ, इस पॉइंट तक क्या होगा, इस पॉइंट तक स्लोप थोड़ा सा फ्लैटर रहेगा, स्लोप फ्लैटर रहेगा, रहेगा नहीं बताओ, यस या नो, फ्लैटर रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद पैरेलल टू द ओरिजिनल, पैरेलल टू द ओरिजिनल हो जाएगा, पैरेलल टू द ओरिजिनल हो जाएगा। अब बताइए इस वाले रेंज का स्लोप कितना है, 2/1, इस वाले रेंज का स्लोप कितना है, 5/1, इस वाले रेंज का स्लोप कितना था, 5/1। फैंटास्टिक। यहाँ पे समझना जरूरी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट पे आप 10 यूनिट्स परचेज कर पा रहे हैं, लेकिन इनकम क्या हो गई आपकी, इनकम क्या हो गई है, इनकम क्या हो गई बताइए, इनकम 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 आपकी सिर्फ 80 बच गई है, 20 आप खर्च कर चुके हैं, 80 बच गई है, 20 खर्च कर चुके हैं। और पूरी इनकम कितनी थी आपकी, 100 थी। अब मैं एक काम करता हूँ, इस जगह पे मैं एक ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ग्रीन दिख रहा है आपको ये, और एक जगह पे मैं ब्लू भी कर रहा हूँ, देखो ये नीचे में। अब बताइए इसमें से ग्रीन 20 है या ब्लू 20 है, कहोगे सर कैसा सवाल पूछा है, कोई भी बच्चा कह सकता है, ग्रीन 20 है और ब्लू क्या है, 80 है। इसका मतलब ब्लू आपके पास बच गया है ना, ब्लू आपके पास बच गया है। तो जब भी आप ऊपर से, यार देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप ऊपर से यहाँ से नीचे तक खर्च, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है एक्सपेंडिचर, ऊपर से जो भी अमाउंट कम होती जा रही है वो एक्सपेंडिचर दिखाता है, और नीचे से जो अमाउंट दिख रही है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है सेविंग। मैं इसको अलग अलग करके बताता हूँ, देखो अलग बजट लाइन से सिखाता हूँ, अलग बजट लाइन से समझिए, क्योंकि सवाल करते वक्त बच्चे परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए मैं ये बजट लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये 100 इनकम है, यहाँ पे, यहाँ क्या बजट, ये क्या पॉइंट है, ये है आपका 0 एंड 100, ठीक है। और आपने क्या किया, 20 रुपया खर्च कर दिया है, तो बताओ 20 रुपये कहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे ना। तो ऑफकोर्स ये वाला रेंज क्या होगा, ये वाला रेंज 80 होगा। इसका मतलब ये वाला नीचे वाला रेंज क्या दिखाता है, सेविंग्स दिखाता है, ऊपर वाला रेंज क्या दिखाता है, एक्सपेंडिचर दिखाता है। ये बात क्यों जानना जरूरी था, क्योंकि कभी कभार आपको निकालने में मदद मिलती है इस बात से कि कौन सा हमारा सेविंग दिखता है, कौन सा हमारा एक्सपेंडिचर दिखता है। अंडरस्टूड था आपको कि सर मुझे पता था ये चीज़, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए जी, तो बताइए ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 10 एंड 80 हो गया। अब जाने वाली बात है कि बताइए ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ये वाला पॉइंट क्या होगा, नहीं 20 एंड 0 तो है, ये 30 नहीं होगा। क्यों 30 नहीं होगा, 10 यूनिट्स तक तो आपने परचेज करके क्या किया था, आपने 10 यूनिट के लिए 20 रुपीज़ तो खर्च कर लिया है। अब आपके पास पैसे कितने बचे हैं, 80 बचे हैं, 80 को 5 से डिवाइड करो, अब कितना यूनिट परचेज कर सकते हैं अपने पैसे से, आप अपने पैसे से आप कितना परचेज कर सकते हैं, 16 यूनिट ही परचेज कर सकते हैं अपने पैसे से, अपने पैसे से 16 यूनिट ही परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, 26 एंड 0 होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, बताइए अगर आपके पास 100 रुपीज़ था, उसमें से 20 रुपीज़ आपने फूड स्टैम्प को
खरीदने में लगा दिया तो रिमेनिंग पैसा कितना आपके पास है? 80 है। 80 से आप कितना परचेज कर सकते हैं? 16 यूनिट्स। और 16 परचेज कर सकते हैं अपने पैसे से। 10 कहाँ से मिला आपको? फ्री नहीं मिला, सस्ता मिला। तो कुल मिला के मैक्सिमम कितना परचेज कर सकते हैं? 26 परचेज कर सकते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 26 होगा। मान गए बच्चे? जल्दी बताइए, मान गए बात को? यस सर, फैंटास्टिक। इस बात को ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने फूड स्टैम्प में जितना ज़रूरत नहीं था उससे ज़्यादा मैंने उसका एक मीनिंग समझाया। मैंने आसपास के गवर्नमेंट का एग्जाम्पल भी दिया ताकि आपकी जहन में ये एग्जाम्पल घुस जाए। फिर मैंने ग्राफ से भी समझाया। मुझे पक्का विश्वास है कि आपके पास ये लेक्चर भी रहेगा, आप दोबारा सुनना, आपके पास स्टडी मटेरियल भी रहेगा, आगे चल के इस पर सवाल भी करेंगे। तो क्या कहे बताओ, सब कुछ कर करा के मतलब समझ लो आपके दिमाग में तो सेट ही हो जाना है। तो इस प्रकार जितने कॉन्सेप्ट्स थे ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट्स आपके खत्म हो गए। अब क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सवाल करते करते डेवलप करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सवाल करते करते डेवलप करेंगे। तो हम अगली क्लासेस जब मिलेंगे तो ढेर सारे न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे, खूब टाइम देंगे न्यूमेरिकल्स पे। 1 क्लास लगे, 2 क्लास लगे, 3 क्लास लगे, आई डोंट माइंड, क्योंकि वही क्लासेस से तो हमें जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो एग्जाम में आएगा, तो न्यूमेरिकल्स तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अभी मैं कुछ मैं चाहता हूँ कि अगर आप लाइव कुछ पूछना चाहते हो तो लाइव कुछ पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं क्लास को ऑफ करूँगा, उसके बाद ही मुझे कुछ पूछ सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं कोई बच्चे? हाँ ऑफ कोर्स, उससे पहले स्लोप हमारी 2/1 थी, उसके बाद स्लोप हमारी 5/1 हो गई। तो स्लोप 2/1 थी यहाँ पे और उसके बाद 5/1 होगी, मतलब स्लोप पहले फ्लैटर था बाद में स्टीपर हो गया। पक्का? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर दोबारा बोलो, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बोलो, आ गया समझ में? ये 2/1 स्लोप थी और ये क्या है? 5/1 स्लोप है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके सपोर्ट में आपके पास स्टडी मटेरियल ऑलरेडी होगा, जो ज्वाइन कर चुके हैं। जो नहीं ज्वाइन किया उसके पास स्टडी मटेरियल मैं पहुंचा दूंगा, तो वो यहाँ से भी समझ सकते हैं। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं समझाने के लिए आपको। अगली क्लास में मिलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं? कोई कुछ पूछना चाहते हो? नहीं पूछना चाहते हो तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।